तो मेरठ में एक घर, और उस घर में रखा है एक नीला ड्रम जो ऊपर से, आप सोचिए, सीमेंट से पूरा भरा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि कोई इतनी मेहनत करेगा क्यों किसी ड्रम को इतना भारी बनाने के लिए? जरूर कोई राज होगा। कोई ऐसा राज जिसे हमेशा के लिए दफन करने की कोशिश की जा रही हो। और जब वो राज खुला तो उसने सिर्फ पुलिस को ही नहीं बल्कि मुझे लगता है पूरे देश को हिला के रख दिया। आज हम इसी मामले की गहराई में उतरेंगे। इसे मुस्कान ड्रम मर्डर केस के नाम से जाना जाता है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस केस की एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ इस हत्या की कहानी बताना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे इस एक अपराध में अंधविश्वास, मनोवैज्ञानिक खेल और आज की टेक्नोलॉजी का एक जानलेवा कॉकटेल तैयार हुआ। तो फिर शुरू से शुरू करते हैं। इस कहानी में मुख्य किरदार कौन कौन है? देखिए, 3 लोग इस कहानी के केंद्र में हैं। पहली है मुस्कान रस्तोगी, जो आरोपी पत्नी है। ओके। दूसरा, उसका पति सौरभ राजपूत, जो मर्चेंट नेवी में काम कर चुका था और जो इस मामले में पीड़ित है। और तीसरा है साहिल शुक्ला, मुस्कान का बॉयफ्रेंड और इस हत्या में सह आरोपी। पति, पत्नी और बॉयफ्रेंड, सुनने में तो ये एक क्लासिक लव ट्रायंगल जैसा मामला लगता है। हाँ, पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन स्रोतों के मुताबिक इस कहानी में प्यार से कहीं ज्यादा क्रूरता थी और एक बहुत सोची समझी साजिश। तो उस दिन असल में हुआ क्या था? पुलिस जांच के मुताबिक योजना बहुत ही ठंडे दिमाग से बनाई गई थी। मुस्कान ने पहले अपने पति सौरभ को खाने में नशे की दवा मिलाकर दी ताकि वो कोई मुकाबला ना कर सके। बिल्कुल। जब वो पूरी तरह बेसुध हो गया तब उस पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या अपने आप में ही भयानक थी, लेकिन जो शव को ठिकाने लगाने का तरीका था, उसने इस केस को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। सही कहा। और यहीं पर ये मामला बेहद अजीब हो जाता है। हत्या के बाद शव के 15 टुकड़े किए गए। 15 टुकड़े? जी। फिर उन टुकड़ों को उसी नीले प्लास्टिक ड्रम में डालकर ऊपर से गीला सीमेंट भर दिया गया। सीमेंट, ये बहुत अजीब है। मतलब आमतौर पर अपराधी सबूत मिटाने के लिए शव को कहीं गाड़ देते हैं या फेंक देते हैं। हाँ। सीमेंट का इस्तेमाल करने के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? इसके पीछे एक बेहद शातिर और कोल्ड ब्लडेड लॉजिक था। पहला कारण तो साफ है, बदबू को रोकना। अच्छा। सीमेंट एक सीलेंट की तरह काम करता है, जो शव के सड़ने से पैदा होने वाली गंध को बाहर आने से रोक देता है, ताकि पड़ोसियों या आसपास के लोगों को कोई शक ना हो। समझ आता है। हाँ। और दूसरा कारण, क्या वो सबूत मिटाने से जुड़ा था? बिल्कुल, लेकिन एक बहुत ही चालाक तरीके से। दूसरा कारण है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन मतलब शव के गलने की प्रक्रिया। हाँ। सीमेंट की मोटी परत शरीर तक हवा और नमी को पहुंचने से रोकती है, जिससे शरीर को गलने में हफ्तों या शायद महीनों लग सकते हैं। सही पकड़ा। मतलब उन्हें भागने के लिए या कोई कहानी गढ़ने के लिए भरपूर समय मिल जाता। भरपूर समय। ये सिर्फ शव को छिपाना नहीं था, ये तो फोरेंसिक साइंस को भी मात देने की एक पूरी तैयारी थी। मतलब एक तरफ तो विज्ञान का इस्तेमाल हो रहा था फोरेंसिक टीम को धोखा देने के लिए। जी। लेकिन मैंने सुना है कि इस साजिश में विज्ञान के साथ साथ कुछ ऐसा भी इस्तेमाल हुआ जो पूरी तरह से अवैज्ञानिक था। हाँ, और यहीं से ये केस एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर में बदल जाता है। इस साजिश का माध्यम बनी आज की टेक्नोलॉजी, खासकर स्नैपचैट। मुस्कान और साहिल आपस में बात करने के लिए इसी का इस्तेमाल करते थे, शायद इसलिए क्योंकि वहां संदेश अपने आप गायब हो जाते हैं। स्नैपचैट तो समझ आता है सबूत मिटाने के लिहाज से, लेकिन मैंने सुना है कि मामला सिर्फ गायब होने वाले संदेशों तक ही सीमित नहीं था। एक पूरा डिजिटल जाल बुना गया था। ये इस केस का सबसे चौंकाने वाला पहलू है। मुस्कान ने कई फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स बना रखे थे। कई सारे? हाँ, एक अपनी माँ के नाम पर, एक अपने भाई के नाम पर, और सबसे अजीब, एक अकाउंट साहिल की मृत माँ के नाम पर। एक मिनट, एक मरे हुए इंसान के नाम पर अकाउंट? मतलब वो उस अकाउंट से क्या कर रही थी? क्या वो साहिल से बात करती थी उस अकाउंट से? हाँ, और यहीं पर अंधविश्वास का खेल शुरू होता है। कैसे? मुस्कान साहिल की मृत माँ के उस फर्जी अकाउंट से उसे संदेश भेजती थी। और उन संदेशों में क्या लिखा होता था? उन संदेशों में लिखा होता था कि साहिल की माँ की आत्मा उससे बात कर रही है और वो कह रही है कि सौरभ की मौत मुस्कान के हाथों ही लिखी है। ये तो बहुत ही डरावना है। तो क्या साहिल ने इस पर यकीन कर लिया कि उसकी माँ की आत्मा उससे बात कर रही है? जानकारी के अनुसार
साहिल भूत प्रेत और ऐसी चीजों में गहरा विश्वास रखता था। अच्छा। मुस्कान उसकी इस कमजोरी को जानती थी और उसने इसी को अपना हथियार बनाया। इसे आध्यात्मिक शोषण या स्पिरिचुअल अब्यूज भी कह सकते हैं। जब आप किसी के सबसे गहरे विश्वास को, मतलब उसकी आस्था या उसके डर को टारगेट करते हैं, तो आप उसकी तर्क करने की क्षमता को ही हाईजैक कर लेते हैं। सही बात है। साहिल के लिए यह किसी इंसान का आदेश नहीं रहा, बल्कि ब्रह्मांड का एक संकेत बन गया जिसे पूरा करना उसकी नियति थी। मतलब एक तरफ स्नैपचैट जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और दूसरी तरफ आत्मा और नियति जैसा गहरा अंधविश्वास। बिल्कुल। और इन दोनों का इस्तेमाल करके एक इंसान को हत्या में शामिल होने के लिए तैयार किया गया। लेकिन इतनी शातिर और जटिल योजना के बावजूद वे पकड़े कैसे गए? अक्सर बड़ी बड़ी साजिशें बहुत छोटी सी गलती पर आकर ढह जाती हैं। और यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल कुछ समय के लिए हिमाचल भाग गए। ओके। जब वे वापस लौटे तो उनका काम था उस ड्रम को हमेशा के लिए ठिकाने लगाना। और इसके लिए उन्होंने एक मजदूर को बुलाया ना? हाँ, उन्होंने ड्रम को कहीं दूर ले जाकर फेंकने के लिए एक मजदूर को बुलाया। लेकिन उन्होंने अपनी पूरी योजना में भौतिकी के एक बहुत ही बुनियादी नियम को नजरअंदाज कर दिया। कौन सा नियम? गुरुत्वाकर्षण। वो ड्रम सीमेंट और इंसानी शरीर की वजह से इतना भारी हो चुका था कि मजदूर उसे हिला भी नहीं पाया। तो सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई सिर्फ इसलिए कि ड्रम बहुत ज्यादा भारी था। बिल्कुल। और मामला सिर्फ वजन का नहीं था। जब मजदूरों ने उसे उठाने की जोर आजमाइश की तो उन्हें ड्रम से एक तेज बदबू आई। अच्छा। उन्होंने ये भी देखा कि ड्रम का ढक्कन ठीक से बंद नहीं है, थोड़ा खुला हुआ है। तो वजन और बदबू, इन दोनों ने शक पैदा कर दिया। हाँ, इतना ज्यादा वजन और ऊपर से आती तेज बदबू, इन दोनों चीजों ने उनके मन में शक पैदा कर दिया और यहीं पर मुस्कान का पूरा आत्मविश्वास टूट गया। वो घबरा गई होगी। बुरी तरह। मजदूरों के सवालों और उनके चेहरे पर शक देखकर वो बुरी तरह घबरा गई। उसे लगा कि अब खेल खत्म हो चुका है। घबराहट में उसने अपने माता पिता को फोन किया और उन्हें रोते हुए सब कुछ सच सच बता दिया। और फिर? जिसके बाद उसके माता पिता ही उसे पुलिस स्टेशन ले गए, जहां उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। तो जो ड्रम राज छिपाने के लिए बनाया गया था, उसी के वजन ने सारा राज खोल दिया। लेकिन पुलिस की जांच में मामला सिर्फ प्रेम प्रसंग और अंधविश्वास तक ही नहीं रुका। उन्हें कुछ और भी मिला। सही कहा। पुलिस ने जब इस मामले को खंगाला तो उन्हें प्रेम प्रसंग से कहीं ज्यादा गहरी साजिश मिली। जांच में पता चला कि मुस्कान और साहिल दोनों ड्रग्स के आदी थे। ड्रग्स? जी। यहाँ तक कि जेल में भी उनका नशा छुड़ाने का इलाज चल रहा है। तो अब इस अपराध में ड्रग्स का एंगल भी जुड़ गया है। और शायद पैसों का भी कोई मामला था। हाँ, पुलिस को मुस्कान और उसके परिवार के बैंक खातों में कुछ पैसों के लेन देन के सबूत मिले हैं। इससे ये शक भी गहरा गया है कि हत्या के पीछे पैसों का मकसद भी हो सकता था। तो मतलब अब पुलिस इन तीनों एंगल्स, अफेयर, पैसा और ड्रग्स को एक साथ जोड़कर देख रही है। बिल्कुल। इस मामले में सबूतों की क्या स्थिति है, खासकर उन डिजिटल सबूतों की? डिजिटल सबूत इस केस की रीढ़ है। पुलिस ने उनके फोन और स्नैपचैट समेत सारी चैट्स को रिकवर कर लिया है। अच्छा। वो फर्जी अकाउंट्स और आत्मा के नाम पर भेजे गए संदेश जो कभी साहिल को हेरफेर करने के लिए इस्तेमाल हुए थे, अब अदालत में मुस्कान के खिलाफ सबसे बड़े सबूत बन गए हैं। हाँ बिल्कुल। तो इस मामले में अभी ताजा अपडेट क्या है? अभी का अपडेट यह है कि मुस्कान और साहिल दोनों न्यायिक हिरासत में जेल में हैं और पुलिस अपनी चार्जशीट को अंतिम रूप दे रही है, जिसमें इन सभी पहलुओं को शामिल किया गया है ताकि अदालत में एक मजबूत केस पेश किया जा सके। तो आज हमने देखा कि मेरठ का ये मामला, ये किसी आम क्राइम स्टोरी जैसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें अपराध, टेक्नोलॉजी, अंधविश्वास और इंसानी मनोविज्ञान के इतने पहलू हैं कि सब एक दूसरे में बुरी तरह से उलझ गए हैं। बिल्कुल। ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स किसी को मनोवैज्ञानिक रूप से नियंत्रित करने का जरिया बन सकते हैं। और कैसे किसी की निजी मान्यताओं और अंधविश्वास को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके उससे कुछ भी करवाया जा सकता है। ये मामला अपने पीछे एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाता है। क्या? जब टेक्नोलॉजी और अंधविश्वास एक साथ मिलते हैं तो अपराध की दुनिया कितनी अप्रत्याशित और खतरनाक हो सकती है। सही बात है। ये सोचने वाली बात है कि डिजिटल पर्दे के पीछे हेर-फेर के और कितने अनदेखे तरीके मौजूद हो सकते हैं जिनका शायद हमें अंदाजा